चलिए आज भारत के सबसे कुख्यात और वांटेड शख्स की कहानी में चलते हैं। देखते हैं कि एक मामूली सा चोर अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह आखिर बना कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है 1970s के बॉम्बे से, और इसकी शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, एक घर है एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल का, जिनका नाम था इब्राहिम कास्कर, और उन्हीं के घर में उनका बेटा दाऊद बड़ा हो रहा था। पर उसे अपने पिता के कानून के रास्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजरें तो बॉम्बे के गैंगस्टरों की ताकत पर थीं। उसका बस एक ही सपना था, इस अंडरवर्ल्ड का राजा बनना। शुरुआत हुई डोंगरी की गलियों में छोटी मोटी चोरियों से, फिर दुकानदारों से हफ्ता वसूली, और देखते ही देखते वो उस वक्त के सबसे बड़े तस्कर करीम लाला के पठान गैंग का हिस्सा बन गया। उसका काम था तस्करी के माल को ठिकाने लगाना। लेकिन दाऊद की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, और यही महत्वाकांक्षा उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे एक किडनैप हुए कस्टम ऑफिसर की 2 लाख रुपए की फिरौती लाने का काम मिला। अब यहीं दाऊद ने अपनी होशियारी दिखाई। उसने फिरौती की रकम से एक बड़ा हिस्सा खुद के लिए निकाल लिया। लेकिन यह चोरी पकड़ी गई, और फिर जो हुआ वो था सरेआम अपमान। पूरे गैंग के सामने उसकी बेरहमी से पिटाई हुई। उस रात जिल्लत और दर्द की आग में जलते हुए दाऊद ने एक कसम खाई कि आज के बाद वो कभी किसी के लिए काम नहीं करेगा। अब वो अपना खुद का साम्राज्य बनाएगा। और उसने ऐसा ही किया। अपने भाइयों के साथ मिलकर उसने खड़ी की अपनी डी कंपनी, और इसके साथ ही बॉम्बे की सड़कों पर शुरू हो गया एक खूनी गैंग वॉर। 1981 में ये लड़ाई अब सिर्फ धंधे की नहीं बल्कि पर्सनल हो गई। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर का मर्डर कर दिया। ये वो पल था जब दाऊद की बादशाह बनने की चाहत बदले की आग में बदल गई। उसने अस्पताल में अपने भाई की लाश देखकर कसम खाई थी, मैं उन्हें उनके घरों में घुसकर मारूंगा, ये मेरा वादा है। ये एक ऐसा वादा था जो पूरे शहर को खून से नहलाने वाला था। और उसके बदले का सबसे दुस्साहसी कदम था अमीरजादा का मर्डर, और वो भी कहां, एक हाई सिक्योरिटी कोर्ट के अंदर, जज के ठीक सामने। इस एक मर्डर ने अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों को एक सीधा संदेश दे दिया था। साल आया 1985। दाऊद पर पुलिस का शिकंजा कस रहा था, तो वो भागकर दुबई चला गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो उसके ग्लोबल डॉन बनने के सफर की बस शुरुआत थी। दुबई में बैठकर उसने अपनी डी कंपनी को एक मामूली गैंग से एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट में बदल दिया। वो अब किसी एमएनसी के सीईओ की तरह दुबई से ही भारत में अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था। और उसका धंधा अब सिर्फ हफ्ता वसूली या अपहरण तक सीमित नहीं था। रियल एस्टेट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग से लेकर ड्रग्स और हथियारों की ग्लोबल तस्करी तक उसने हर जगह अपने पैर पसार लिए थे। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1995 तक डी कंपनी का सालाना टर्नओवर अंदाजा लगाइए कितना, 2000 करोड़ रुपए। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। मतलब एक पूरा कॉर्पोरेट एम्पायर, लेकिन क्राइम का। लेकिन अब भारत में कुछ ऐसा होने वाला था, एक ऐसी राजनीतिक घटना जो दाऊद को एक गैंगस्टर से एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बनाने वाली थी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे भारत में दंगे भड़क उठे, और इसी माहौल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को एक मौका दिखा। उन्होंने दाऊद से संपर्क किया। आईएसआई ने दाऊद के सामने एक डील रखी। डील ये थी कि दाऊद भारत में हथियार और विस्फोटक लाने के लिए अपने स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा, और बदले में आईएसआई उसे दुनिया भर में सुरक्षा देगी और हमेशा के लिए एक सेफ हेवन, एक महफूज पनाहगाह देगी। और इसी डील का नतीजा था मुंबई के इतिहास का वो सबसे काला दिन। दाऊद के सिंडिकेट ने आईएसआई से मिले आरडीएक्स का इस्तेमाल करके मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके किए। इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले वो क्या था, एक तस्कर, हफ्ता वसूलने वाला, एक गैंगस्टर। लेकिन इन धमाकों के बाद वो बन गया भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल गई। इन धमाकों के बाद दाऊद का गैंग टूट गया। उसके कई पुराने साथी उसे छोड़कर चले गए। लेकिन डी कंपनी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो अब एक पूरी तरह से टेरर सिंडिकेट में बदल चुकी थी। उसका ये खूनी साम्राज्य अब सिर्फ दुबई या भारत तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। कराची से लेकर लंदन तक उसके ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज कई महाद्वीपों में फैले हैं, और वो खुद आज भी फरार है। माना जाता है कि आज दाऊद इब्राहिम कराची में छुपा बैठा है, उसी पाकिस्तानी हुकूमत की पनाह में जिसके लिए वो एक कीमती एसेट है और जिसके गंदे ऑपरेशंस को वो फंड करता है। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, हिंसा और धोखे की बुनियाद पर खड़े इस साम्राज्य का और एक पुलिस वाले के उस बेटे का जो कानून के साए से निकलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, उसकी कहानी का आखिरी चैप्टर क्या होगा।